अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट चैप्टर को लेके चल रहे थे हम, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर को लेके चल रहे थे। चैप्टर का नाम था जी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। दो चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वेक्टर्स का, स्केलर्स का। और अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था। मैंने कहा था कि अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है वेक्टर्स की, तो उसके लिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का होना ज़रूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसके दो नाम हैं जी। पहला नाम उसका कौन सा है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी। एक इसका ये नाम है, दूसरा नाम जो है वो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, वो मैं टॉपिक के दरमियान में जाके कहीं पे जिक्र करूंगा। ठीक है ना? तो जहन में रखना है कि इसका एक दूसरा नाम भी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये क्या होता है? सबसे पहले ना हम इसमें से ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ड रेक्टेंगुलर के साथ कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जो है हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें क्या करना हो, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को निकालना हो। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं पर पड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पर पड़ा हुआ है भाई? उसकी लोकेशन आपने बतानी। उसकी लोकेशन बयान करने के लिए हम इस्तेमाल क्या चीज़ करते हैं? हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जी नंबर लाइन। ठीक है जी। नंबर लाइन आप लोगों ने मैट्रिक की क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी, जिसमें आप ज़ीरो से लेकर इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और इसी तरह एक अदर लाइन होती है जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो एक इस तरह का सिस्टम है हमारे पास, जिसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया है। सबसे पहले इसकी ना डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैं इनको इन्वर्टेड कॉमास में कर रहा हूँ कि सेट ऑफ लाइंस जॉइनिंग एट राइट एंगल। राइट एंगल क्या चीज़ होती है भाई? राइट एंगल होती है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना। ठीक है, तो राइट एंगल से कंफ्यूज नहीं होना। राइट एंगल आपने सुना हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है। इसको हम 90 डिग्री एंगल का नाम देते हैं। तो 90 डिग्री एंगल पर अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस हों, इसलिए मैंने लिखा सेट ऑफ लाइंस। ये दो लाइंस भी पॉसिबल हो सकती हैं, तीन लाइंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह का जो सेट आपके पास बनता है, ये जो आपको सेट नज़र आ रहा है, इस तरह का सेट क्या कहलाता है? अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा हो किसी एक सिंगल पॉइंट पे। जैसे ये तीन मार्कर्स देखें, इनमें से इन दो की मैं बात कर लेता हूँ। रेड है और ब्लैक है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दूंगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका फुल नेम होता है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। इसमें जो हमने बात की ना कि जी ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, जहां पर दो पॉइंट्स आपके मिलेंगे। कौन से दो पॉइंट्स? एक पहली लाइन का, एक दूसरी लाइन का, और अगर कोई तीसरी लाइन है तो उसका भी एक ही ज्वाइनिंग पॉइंट होगा। और वो पॉइंट क्या कहलाता है जी? ओरिजिन कहलाता है। लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइंस की बात की हमने कि एक लाइन इस तरह से होगी, एक लाइन इस तरह से होगी, ये जो दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं जी? कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देते हैं। यानी कि ये ऐसे एक्सिस हैं जो आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इसका ये मतलब होगा। मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा अलग हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि इस तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस जो लोकेशन बता रहे हो, उनका जो सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है जी? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब ये कार्टेशियन साहब कहाँ से आ गए? हालांकि हमने तो स्टार्ट में रेक्टेंगुलर कहा था, तो रेक्टेंगुलर जो है इसका पहला नाम है और कार्टेशियन क्या है? इसका दूसरा नाम है। और कार्टेशियन नाम कहाँ से आया जनाब? ये नाम आया है एक साइंटिस्ट के नेम से, रेने डेस्कार्टेस। ठीक है जी। इसने 1637 में अपनी पब्लिकेशन में ये चीज़ बताई कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन मालूम करनी है तो तरीकाकार क्या होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट से उसने पहले बताया था, हमने उसी चीज़ को उठा के फिजिक्स में डाल दिया, बिकॉज फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स के बगैर इनकम्प्लीट होती है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक, अब आप कहेंगे ये पता नहीं कहाँ से डिब्बे से आ गए। ठीक है ना, एक ग्रिड सा बना हुआ आ गया। ठीक है, तो ये ग्रिड जो है ये एक्चुअली मैंने ऊपर मेंशन किया कि ये आप सपोज कर लें कि टाइल्स ऑन द फ्लोर हैं, या आपकी टाइल जो है किस चीज़ की है? रूफ की है, छत की टाइल्स हैं। ठीक है जी, देसी से लोग हैं हम। ठीक है, कमरे के नीचे जो है फर्श के ऊपर भी टाइलें वगैरह लगी हुई होंगी,
छत के ऊपर लगी होंगी, कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे, ठीक है। फर्श के ऊपर जो टाइलें होंगी या छत के ऊपर जो टाइलें होंगी, कोई भी उनमें से सपोज कर लेते हैं। यहाँ से आप एंटर होते हो, ये आपके उस कमरे का दरवाज़ा है जहाँ पे आप बैठे हुए हो। सपोज़ आप किसी अपने दोस्त को, भाई को, बहन को बताते हो कि जी मेरी बुक जो है ये फ़लाँ जगह पर पड़ी हुई है, तो आप उस जगह को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज़ समझनी है। सपोज़ कि वो जो आपकी बुक है, वो जो आपने ऑब्जेक्ट बताना है, वो इस पोज़ीशन पर पड़ा हुआ है, ये उसकी जगह है। तो आप क्या कहोगे कि दरवाज़े से, जहाँ से आप एंटर होगे, उस दरवाज़े से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठी जो लाइन होगी, सॉरी, इस तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ बात करें तो 1, 2, 3, 4, और इधर से आप चौथी लाइन में जाओगे। कौन सी लाइन? टाइल्स की। उन टाइल्स की इस तरफ, इस डायरेक्शन में दीवार के साथ साथ आप जाएंगे तो छठी लाइन में, और इस दीवार की तरफ जाएंगे तो चौथी लाइन में आपको क्या नजर आएगी? मेरी वो किताब पड़ी हुई नजर आएगी, वो उठा के मुझे ला दो। तो आपने किया क्या? आपने ये किया जनाब कि आपने इस पॉइंट को क्या माना? रेफरेंस माना। इसको आपने अपना रेफरेंस कहा, और इस रेफरेंस के मुताबिक आपने बताया कि मेरी बुक इस पोजीशन पर पड़ी है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन आपने बताई, इसके 2 पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। उन पॉइंट्स को हम क्या नाम देते हैं जी? ये वाला नाम दे देते हैं 6 एंड 4। यानी कि इस डायरेक्शन में छठी टाइल, और इस डायरेक्शन में जाएं तो चौथी टाइल पे आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका कार था लोकेशन बताने का। इसी को एक्सटेंड किया गया, कि ये चीज़ जो क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाती है। इस बात का मैंने अभी जिक्र किया कि रेने डिस्कार्टिस ने 1637 में पब्लिश की अपनी रिसर्च, जिसमें उसने किस चीज़ के बारे में बताया? 2 डायमेंशन के बारे में बताया। और उसके बाद पियर डी फेरमेट, अच्छा ये नाम पता नहीं क्या है, भाड़ में जाए ये नाम, हमें इससे क्या लेना देना। हमने ये समझना है कि इस बंदे ने जनाब 3 डायमेंशन बताई थी, ठीक है जी। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ होती है, जो आपको किसी चीज़ की लोकेशन बताए, किस तरह से? म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट ऑफ लाइंस के जरिए, ठीक है। अब ये 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। पहला मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि अगर आपके पास 2 लाइंस हों, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, सिर्फ इन 2 लाइंस की मदद से आप बताओ लोकेशन को। जैसे कि यहाँ पर बताया हमने कि एक आप इस तरफ वाली डायरेक्शन बताते हो, एक ऊपर की तरफ, तो ये वाली और ये वाली 2 लाइंस होंगी। इनको आप इस तरह से सपोज कर लें, ये चीज़, ठीक है जी। तो 2 लाइनों की मदद से अगर आप लोकेशन एक्सप्लेन करो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं जी? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे कि 2 डायमेंशन सिस्टम आपके पास एक मौजूद है, जिस डायमेंशन सिस्टम को हम एक और नाम भी देते हैं प्लेन। तो अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा आगे, प्लेन। तो ये एक प्लेन आपके पास मौजूद है, जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई। इसमें हमने एक वेक्टर की पोजीशन को लोकेट करना है, ठीक है। या आप कह लें कि किसी पॉइंट को लोकेट करके उसका पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ करना है। तो ये सपोज आपके पास वो बताता है कि जी आप एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट मूव करो। लेट करते हैं कि जी 3 यूनिट, तो ये 3 यूनिट आपके कुछ यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे वो कहता है कि जी 5 यूनिट मूव करें। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट के ऊपर आके आप इसको रोक देंगे। रोकने के बाद ये आप बना देंगे वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, तो मैं इसको पोजीशन वेक्टर कह देता हूँ आर, ठीक है जी। आर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जी। और इसकी लोकेशन क्या होगी कि ये आपके पास पॉइंट पी जो है ये कहाँ पर मौजूद है? 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर और 5 यूनिट वाई एक्सिस पर मौजूद है। तो ये एक छोटा सा तरीका था 2 डायमेंशन में, यानी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट की लोकेशन बताने का। और साथ इसका एंगल अगर बताना हो तो वो कैसे बताया जाता है जी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आप क्या करोगे? रोटेट करोगे। यहाँ पर जो थीटा आपके पास आएगा, दैट थीटा शुड बी द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर, ठीक है जी। उस वेक्टर की क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी। अब इसकी अगली टाइप की तरफ चलते हैं, जो है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल, ठीक है जी। पहले हमने बात की 2 डायमेंशनल की, जिसमें हमने कहा कि 2 लाइनें एक दूसरे को इस तरह से ज्वाइन करती हैं। अब ज़रा अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि 3 लाइनें अगर ज्वाइन करें, ये आपके पास दूसरी लाइन थी,
मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और साथ मैंने यहाँ पर क्या लिखा बिल्कुल लास्ट पे कि ये बोथ एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, तो एक तीसरी लाइन वहाँ से बना सकते हैं जो इन दोनों के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दैट इज कॉल्ड जी एक्सिस। और जब जी एक्सिस की बात करें तो ये बन जाता है 3 डायमेंशनल सिस्टम, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तीसरा एक्सिस जो है मैं यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देता हूँ, या अगर ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है तो ये जो तीसरी डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी, जी एक्सिस की डायरेक्शन होगी। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जैसे कि ये आपके पास 3 एक्सिस बन चुके हैं, ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि बुक को हम लोकेट कर रहे थे तो बुक फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई थी, फर्श के ऊपर पड़ी हुई थी, और उस फर्श के ऊपर पड़ी हुई बुक की लोकेशन जो थी वो कहाँ पर मौजूद थी जनाब, वो मौजूद थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि प्लेन में मौजूद थी। अगर आप फर्ज कर लें कि कमरे के अंदर पंखा जो है चल रहा है, अब पंखा नीचे की तरफ लटक रहा है, ठीक है ना, उसको आपने हैंग किया हुआ है, उसकी लोकेशन बताते वक्त आपको इस थर्ड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी कि आप क्या करो, अपने छत की छठी टाइल पे, चौथी टाइल पे, और फिर थोड़ा सा चौथी टाइल से इस तरफ आ जाओ 90 डिग्री एंगल पर, 2 यूनिट या 3 यूनिट मूव कर लो, वहां पर आपको आपके पंखे की मोटर नजर आएगी, ये उस पंखे की लोकेशन होगी। ठीक है, तो ये होता है जनाब 3 डायमेंशन। इसको हम डायग्राम में कुछ इस तरह से जाहिर करते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस कुछ इस तरफ बन जाएगा, वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, और जी एक्सिस कहाँ ड्रॉ करते हैं, इस जगह पर ड्रॉ करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आप 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो ये हमेशा 3 एंगल्स के साथ एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या कह देता हूं, अल्फा का नाम दे देता हूं एंगल को, ये आपके पास अल्फा बनेगा। जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, बीटा होगा, और जी एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गैमा होगा। और ये दरमियान में वेक्टर ए है जो इन 3 एंगल्स की मदद से अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये जो इस तरफ वाली लाइन आपको नजर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है जी, वाई एक्सिस। और अगर इन दोनों लाइंस के ऊपर इस डायरेक्शन में, ये बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन में एक तीसरी लाइन ड्रॉ करें, वो तीसरी लाइन क्या कहलाती है, जी एक्सिस, यानी कि इसमें वाई और एक्स एक्सिस दोनों के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें ताकि अगले चैप्टर्स में, अगले टॉपिक्स में जब वेक्टर्स को ड्रॉ करना हो ग्राफिकली तो हमें कोई मुश्किल ना हो। ठीक।